अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। कल जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो मार्केट की क्लोजिंग 176 के आसपास थी, बट आज मार्केट की ओपनिंग 175 प्लस की रही, बट ऑलमोस्ट 495 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट की क्लोजिंग थी। भी मार्केट को डिस्कस करने से पहले मैं पहले रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहूंगा। आज एंग्रो पावर का भी रिजल्ट है और ईफिट का भी आया है। थोड़ा सा रिजल्ट को एनालाइज करके बताइएगा किस तरीके कैसा रिजल्ट और आउटलुक कैसा देख रहे हैं हम दोनों कंपनीज। अच्छा, ईफेट की अगर पहले बात करें तो रेवेन्यू भी नीचे आए हैं, तो प्रॉफिट्स भी नीचे आए हैं। मेरी आवाज सही आ रही है ना सर? जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फर्स्ट हाफ की अगर कैलेंडर ईयर की बात करें, जो अभी हम 2 क्वार्टर्स को भी करते हैं, तो हमारे पास जो ईपीएस आई है वो 5.33 है और सेकंड क्वार्टर में 2.85 है। ईपीएस भी थोड़ी फ्लैटिश है क्योंकि सेल्स जो है वीकर साइड पे रहेंगे, तो प्रॉफिट्स भी हमने देखे नीचे आए, बट जो डिविडेंड है वो हमारे पास 1.75 का है। 61% के करीब जो है डिविडेंड पे आउट किया गया है। ठीक है। ऑब्वियसली इट्स अ बिगर ग्रुप, इट्स अ बिगर कंपनी, बट रिजल्ट कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था और डिविडेंड भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था। हम्म। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि हम एक और क्वार्टर इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। आज के अगर शेयर प्राइस की क्लोजिंग की भी बात करें तो यहाँ से भी आप लेट्स से 210 के टारगेट्स के लिए थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब रिजल्ट मटेरियलाइज हो गया है, हम्म। न्यूज जो थी वो कंप्लीट हो गई, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर की तरफ देखेंगे। एंड वी आर होपिंग के एक क्वार्टर 2 क्वार्टर शुरू में इस तरह के होते हैं जब क्लोजिंग होती है ईयर की, वहां पे हम देखते हैं कि डिस्काउंट्स भी होते हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर हमारे पास एक वन ऑफ गेन इस तरह भी आया है कि अदर इनकम भी आई है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आया है और वो पे आउट 61% के नजदीक हो भी गया शेयर प्राइस इसमें, डिविडेंड में। सो यस, ओवरऑल रिजल्ट वाज ओकेश, नॉट टू इम्प्रेसिव, नॉट टू ग्रेट, हम्म। बट यस, ठीक है। सिंस इट्स अ गुड कंपनी, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जहां तक आपने ईपीक्यूएल की बात की, जी पूछे मुझे। जी जी, मैं ईफड के हवाले से जानना चाह रहा था कि जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी का भी रिजल्ट है तो उसके मार्जिन्स भी बेहतर हुए हैं। अगर हम ईफड की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स उतना जैसे आपने बताया कि एनुअल भी रिजल्ट आएगा थोड़ा सा बेहतर पता चलेगा नेक्स्ट क्वार्टर में हम देखते हैं, बट ओवरऑल मार्जिन्स किस हद तक इस क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं? अच्छा, ओवरऑल जो मार्जिन्स हैं वो उसी तरह के रहे, थोड़े से स्लाइटली इंप्रूव हो गए, और लेकिन जो इन्वेस्टर है वो ये भी देखता है कि डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, ये चीज भी बड़ी मैटर कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिन्स थोड़े से स्लाइटली बेटर हो गए, बट प्रॉफिट्स इतने इंप्रेसिव नहीं थे, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर को ऑब्जर्व करेंगे। बट स्टिल बड़ा ग्रुप है और हमने देखा है जो यूरिया का सेल्स मिक्स था उसकी वजह से मार्जिन थोड़े बेहतर थे। हम्म। बट लेट्स सी, लेट्स ऑब्जर्व द नेक्स्ट क्वार्टर, बट ओवरऑल कंपनी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, डिविडेंड ओवरऑल वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट लेट्स सी। बट आई थिंक इसके पीयर्स में जो डिफरेंट कंपनीज हैं सच एज फातिमा फर्टिलाइजर दे हैव बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं पिछले एक साल के अंदर भी। अच्छा, ईफर्ट बढ़ भी गया ना, बाकी कंपनी से, ऑल्दो फातमा भी बढ़ा, लेकिन यस, फातमा में अभी भी एक जगह नजर आती है, बट ईफर्ट बीइंग द बिगर ग्रुप एंड यूरिया की सेल्स पे वो एक होल्ड रखता है। सो यस, जगह आपको बिल्कुल नजर आती है। और फर्टिलाइजर में आप एफएफसी की बात करें, आप फातमा की बात करें, आप ईफर्ट की बात करें, आपको तीनों ही एक Stable. अच्छा गेन दे जाएंगे। ईफर्ट को भी अगर आप लेके चलते हैं फिर लेट्स से ईयर एंड तक, तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये गेन दे जाएगा। अगर आपके पास रखा हुआ भी है ईफर्ट तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आपने स्ट्रॉन्ग ग्रुप की बात की, ईपी क्यूएल का भी रिजल्ट है एंग्रो पावर का, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ₹1 की आई थिंक ईपीएस आई है फर्स्ट हाफ की ना, और ठीक है। ईपीक्यूएल तो डिविडेंड भी ₹1 दिया, 10% डिविडेंड है। नॉट टू जी। इम्प्रेसिव, नॉट टू इम्प्रेसिव, फ्लैटिश रिजल्ट है ठीक। बिल्कुल, कुछ खास मुझे रिजल्ट में नजर आया नहीं है। सो ठीक है, बिल्कुल सही है। वो भी मैं अगर केएससी 100 इंडेक्स पे वापस आऊं तो आपको क्या लगता है कि फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो कितने तक होनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से एक बेहतर मोमेंटम देख सकती है नेक्स्ट मंथ के लिए, जो एक बेहतर मोमेंटम हो, लेवल्स क्या होने चाहिए? देखें, हमारे पास 175 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, हमारा 175 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। हम जब टारगेट्स की बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करेंगे कि इतने पे क्लोजिंग आए, बट क्योंकि हम हम्म। एक इस सिचुएशन में जहाँ पे मार्केट स्लाइटली कंफ्यूज है और ट्रू। जंग को भी आप ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते 177 या 178 से ऊपर की क्लोजिंग आए तो मार्केट मजबूत होगी। मार्केट के लिए मजबूत होने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि 175 का लेवल, 176 का लेवल को सस्टेन करे, वो अपनी वीकली और मंथली क्लोजिंग अगर देती है तो हम कहते हैं कि हम्म। मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आई है। उसके बाद फिर हम मार्केट के नेक्स्ट जो लैग है और हम्म। जो नेक्स्ट रन होगा उसको हम मॉनिटर हम्म। करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम जब मंडे को डिस्कस कर रहे थे रोजनामा में तो तब जब 7000 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए थे तो आप बता रहे थे कि एकदम से जब मार्केट में अगर इतने पॉइंट्स गेन हो तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल जंप इन कर जाएं। तो उस वक्त भी एक कॉशियस अप्रोच होनी बड़ी जरूरी है अभी मार्केट को लेकर। मैं थोड़ा सा मूवीज ऑयल को भी डिस्कस करूंगा कि अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ नेगोशिएशन चल रही हैं, दूसरी तरफ यूएस की तरफ से भी कुछ अटैक्स भी आ रहे हैं। ऑयल इज अगेन क्लाइंबिंग 84 83 के आसपास ट्रेड 83, हो रहा है, तो 84, यस। 84। डू यू थिंक कि किस लेवल तक ये जाएगा कि अपनी ये रेजिस्टेंस आपको क्या नजर आ रही है इसकी जिसके बाद भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा बुलिश हो जाए?
देखिए 90s अगर क्रॉस करता है ना तो ऑयल बुलिश हो जाएगा। 87 को क्रॉस करेगा, फिर 90 को क्रॉस करेगा तो बुलिश मुझे लगता है कि हो जाएगा। अच्छा, हमने ये पैटर्न पहले भी देखा है। 90 को क्रॉस किया, बुलिश नज़र आया, बट अपनी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया और वापस 80s की रेंज में आया। सो यस, अगर 87 को तोड़ता है तो एक पहले आपका कंसर्निंग अलार्म थोड़ा-सा रेज़ होगा कि अब ऑयल, क्योंकि अभी 83 पे चल रहा है तो वापस अपने मोमेंटम में जा रहा है। अगर उसको भी तोड़ के 90 से ऊपर खड़ा हो जाता है तो फिर एक ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है। लेकिन फिर एक और चीज़ है कि पहले भी एक मोमेंटम बना था, लेकिन वो ज़्यादा बुलिश ट्रू। ट्रैक में नहीं गया था, ज़्यादा बड़ा बुल रन उसने नहीं पकड़ा था। तो इतनी कोशिश कर रहा है ऑयल, बट इतना कुछ खास हो नहीं रहा। अगेन फॉरवर्ड लुकिंग पे इतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि कोई कंसर्निंग बात है। तो अगर तो 80s की रेंज में रहता है तो इट्स फाइन, ऐसे-ऐसे नीचे आ सकता है। लेकिन अगर ये 90s की रेंज में चला जाता है, फिर ज़्यादा कंसर्निंग हो जाएगा। करेक्ट। वही हम अगर सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर और कमर्शियल बैंक्स ने आज जो है कंट्रीब्यूट किए कुछ पॉइंट्स। तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर मिजान बैंक की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा नंबर वन बैंक कुड कॉल इट शरिया कंप्लायंट बैंक्स के अंदर। सो उसके अंदर भी कुछ सुपर टैक्स के कुछ इश्यूज मिजान बैंक के चल रहे हैं। कितना नेगेटिव इम्पैक्ट ये ले सकता है इसका शेयर प्राइस इस चीज को लेकर? देखिए टैक्सेस तो पास ऑन हो जाते हैं, और कॉर्पोरेट टैक्स अगर लग भी रहा है किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे, तो बैंकिंग सेक्टर इटसेल्फ इतना बड़ा है, पर्टिकुलरली अगर हम मीज़ान बैंक की बात करते हैं, कि उसकी अर्निंग्स या प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव हिट नहीं आता, नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मीज़ान बैंक काफ़ी बढ़ चुका है और डिविडेंड ट्रू। यील्ड भी अभी बहुत इम्प्रेसिव नहीं है। सो अगर आप मीज़ान बैंक को बहुत लंबे टाइम के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक उसके अगेंस्ट में आपको शरिया कंप्लायंट बैंक में फैसल बैंक अच्छा मिल सकता है। मैं इसी से ही तो सवाल करने वाला था आपका, फैसल जी, बैंक से। जी। आप कंप्लीट करें फिर मैं। जी, जी। तो मुझे लगता है मीज़ान बैंक अभी बढ़ गया है, अगर आपको डिप में मिले तो फिर आप उसको एक्यूमुलेट करें, और जहाँ तक आपका ये सवाल है टैक्सेस के हवाले से, तो नहीं, ऑलरेडी इतने प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक्स की कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक एक इश्यू ये होता है कि सिर्फ जस्ट नॉट मीज़ान बैंक, अगर पूरे ओवरऑल सेक्टर पे लगाया जाए ना, जैसे हमने जब बजट में देखा था कि जब सुपर टैक्स एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए रिड्यूस किया गया था और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को थोड़ा-सा फेवर मिला था, तो हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ट्रू। नए टैक्सेस इस तरह लगाए जाएँगे या बहुत ज़्यादा कोई टैक्स ब्रैकेट में लेकर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो अपनी इनकम का एक बड़ा पोर्शन टैक्स के अंदर ट्रू। दे रहे हैं और उसके बाद भी दे आर वेरी प्रॉफिटेबल। एब्सोल्युटली। आप, मुझे याद है जब भी फैसल बैंक 40 रुपए का था तब भी आप रेकमेंड करते थे फैसल बैंक को कि उसमें बाइंग करवाई जाए। अभी भी ऑडियंस के भी काफी सवाल आते हैं कि कुछ लोगों ने 95 96 पे फैसल की बाइंग की भी। आई हैव टू क्वेश्चंस हियर। एक ये कि फैसल बैंक के बढ़ने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि बिकॉज टैक्सेशन की बात की वो तो फिर एप्लीकेबल सारे बैंक्स के ऊपर ही होगा। एंड कैन फैसल बी द नेक्स्ट मिजान बैंक? इस बारे में भी बताइएगा। वेल परफॉर्मेंस अच्छा इन द जी, स्टॉक मार्केट। मुझे बिल्कुल मुझे याद है कि हमने, आई थिंक मैंने लास्ट रमज़ान में काफ़ी रिकमेंड किया था, काफ़ी एडवाइस किया था लोगों को फैसल बैंक लेने के लिए, उस वक़्त ये ₹40 के करीब था। उसके बाद बढ़ गया। अच्छा, मुझे अभी भी लगता है कि फैसल बैंक इज़ एन अट्रैक्टिव बाय। जहाँ तक सवाल रहा कि क्या फैसल बैंक नेक्स्ट मीज़ान बैंक बनेगा? अभी इस टाइम पे कहना कबल वक़्त है मुझे लगता है, बट पोटेंशियल नज़र आता है। पोटेंशियल इससे नज़र आता है कि एक देखिए 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल, बैंकिंग इंडस्ट्री ओवरऑल पाकिस्तान में फ्लरिश करती है, डिपॉज़िट ग्रोथ बढ़ती है, जिससे बैंकिंग कमाता है। जो इनका स्प्रेड होता है, और अभी हम ऑलरेडी एक पोर्शन जो देखते हैं हमारा इंटरेस्ट रेट रिवर्सल का, वो गुज़ार चुके हैं। और अब हम इस स्टेज में हैं जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी, जब मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग होती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, राइट? बिकॉज़ ऑफ द इन्फ्लेशन, बिकॉज़ ऑफ द हायर ऑयल प्राइसेस। सो अब आपका वो जो रिवर्सल था, वो एक इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल कंप्लीट बैंक्स ने उस टाइम पे बहुत कमाया। अब और उसके उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ने अपना बुल रन कंप्लीट किया। एक बहुत बड़ा बुल रन कंप्लीट किया, अच्छा बुल रन था। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि अगर तो हमारे इंटरेस्ट रेट यहाँ से बढ़े, अभी ऐसा नहीं लगता कि बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट का बेनिफिशियरी बैंकिंग सेक्टर होगा। इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो पूरा इस्लामिक बैंकिंग कन्वर्ट होगा कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर, कि आपकी पूरी बैंकिंग इस्लामिक हो। फिर बहुत सारे लोग इस्लामिक बैंकिंग प्रेफ़र करते हैं, जो अब कन्वेंशनल बैंकिंग और इस्लामिक बैंकिंग में डिफरेंस क्या है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट जो ग्रोथ जहाँ तक हम बैंकिंग सेक्टर की देखते हैं और इस्लामिक बैंकिंग की देखते हैं, वो बढ़ रही है, और फैसल बैंक उसको लीड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस, इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ जो वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यस, और डिविडेंड यील्ड भी थोड़ी-सी बेहतर है मीज़ान से फैसल बैंक की।
करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ऑडियंस के सवाल भी देना चाहूंगा। एक एफएफएल फूड सेक्टर के अंदर काफी अरसे से चल नहीं रहा। काफी लोग हैं जो 20 रुपीज की जिन्होंने बाइंग की हुई 90 रुपीज की स्टक है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए स्पेसिफिक? मैं पहले ये सवाल नहीं रहा था बट काफी रिपीटेटिव मुझे आ रहा था एफएफएल को लेकर, तो मैंने कहा आपसे। एफएफएल का भी रिजल्ट आया था, बहुत कमाल रिजल्ट नहीं था बट बहुत कह सकते हैं कि ठीक था। और अभी फूड सेक्टर में मोमेंटम नहीं है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एफएफएल को लेके चल रहे हैं, अब आपकी बाइंग कितने पर अगर आप ये कमेंट में बता दें तो फिर थोड़ी सी, और आपका गोल क्या है, ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलें तो आप एफएफएल को रख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप भी ठीक है, थोड़ा सा रिजल्ट फ्लैटिश ही था, बहुत इंप्रेसिव नहीं था बट बहुत बुरा नहीं था, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम जो स्ट्रैटेजीज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इनको इन डेप्थ एनालिसिस के साथ, कॉल्स के साथ, ये सारी चीजों का पूरा मैकेनिज्म हम अपने क्लाइंट्स को फ्री भी प्रोवाइड करते हैं। आप अपना अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं स्टॉकिफाई के साथ। आपको एक व्हाट्सएप करना होगा 033149444443, और जिसमें सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड सर्विसेज नहीं होती, इसमें आपको जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं, जिसमें वन ऑन वन गाइडेंस हो गया, लाइव जूम सेशंस हो गए, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट हो गई, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल, तमाम चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। नंबर मैंने आपको बता दिया, आप टीम से रब्ता करेंगे, वो आपको मजीद इस पे गाइड कर देंगे। भी मैं थोड़ी स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा। कल लास्ट डे है, मंथ का भी हम देखें तो लास्ट डे होगा फॉर द मार्केट। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहना चाहिए, या आपको लगता है कि एक बाइंग मोमेंटम कल मिल सकता है? अच्छा, अगर आपके शेयर्स प्रॉफिट में, उसको बेचें जरूर, अगर प्रॉफिट में। ठीक है। एंड आई आल्सो अज्यूम कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके डेफिनेटली शेयर्स प्रॉफिट में नहीं होते। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, हमने ना काफी सारी चीजों को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। हम पैनिक भी ज्यादा करते हैं, हम कॉम्प्लिकेट भी ज्यादा करते हैं। आसान चीज ये है कि अगर आप प्रॉफिट में हैं, नफे को पक्का जरूर करें, क्योंकि अगर ठीक है। ओवर द वीकेंड कोई ऐसी डेवलपमेंट आई जो जिससे ऑयल बढ़ गया या पीएसएक्स के लिए ओवरऑल नेगेटिव हो गई, तो आपको प्रॉफिट धुल जाएगा। भले ही थोड़ा नफा है, आप उसे पक्का जरूर करें। अगर आप पूरा नहीं बेच सकते, आप 40%, 45%, 50% आधा माल बेच दें। अगर आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनीज ली हुई है, लेट्स से उनके रिजल्ट अभी बहुत इंप्रेसिव नहीं आए, फंडामेंटली ठीक दे है। आर नॉट बैड कंपनीज, राइट? कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं आया, आप उन्हें होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जहां तक बात रही अगर आप कैश में हैं, तो आप, अगर कल मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव होता है, आप रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनीज में थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। लेट्स से आप क्लोवर में थोड़ी स्विंग ले सकते हैं, आप लकी सीमेंट में ले ठीक है। सकते हैं, आप ओजीडीसी में ले सकते हैं, प्लेंटी ऑफ कंपनी है। ईफर्ट में भी आपको जगह मिलेगी, मारी में आपको जगह मिलेगी। सो यस, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैश अपने हाथ में जरूर रखें और कोशिश करें, अगर आपका नफा है तो उसको पक्का करें ओवर द वीकेंड। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड सीजन में ही होता था कि हमारे पास कंपनीज आ रही हैं, हम लोग पहले से एक्यूमुलेट भी कर लेते थे कि रिजल्ट अच्छा आएगा, एक्सपेक्टेड अगर होता है, आइडिया हो जाता है, आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। अब ये चीज़ है कि अगर आपका रिजल्ट बहुत इंप्रेसिव भी आ गया, लेकिन अगर मार्केट ने उसको सपोर्ट नहीं किया, सो व्हाट हैपेंस, वो रिजल्ट उतना ज़्यादा शायद सेलिब्रेट ना किया जाए, शायद वो जंग की नज़र हो जाए, वो हिल की नज़र हो जाए, तो आप उस स्विंग को एन्जॉय नहीं कर सकेंगे। तो बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस ओपन करके मत जाएँ। पोज़ीशंस अगर क्लोज़ हो रही हैं प्रॉफिट में, उनको क्लोज़ करें, थोड़ा कैश हाथ में रखें। जो पोज़ीशंस ऑलरेडी ओपन है, एज़ लॉन्ग एज़ द कंपनीज़ आर फंडामेंटली गुड, उन्हें ओपन रहने दें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। बाकी जैसे मुफीस ने बताया कि मेजरली डेवलपमेंट्स अक्सर वीकेंड के ऊपर होती हैं व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और ऑयल की ओपनिंग पे भी मंडे को काफी चीजें मैटर करेंगी। सो ये सारे एनालिसिस स्ट्रैटेजी इंशाल्लाह आपसे हम हफ्तानामे के अंदर डिस्कस करेंगे। आपसे मुलाकात होगी संडे वाले दिन। और आज का शो आपको कैसा लगा, इस बारे में भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे और मुफीस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।